इस मॉक टेस्ट में 25 प्रश्न है जिनका हम अभ्यास करेंगे आज के इस मॉक टेस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? तो पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्क संघ का उदाहरण है? दोस्तों मोलस्क संघ में कौन सी चीज़ आती है, इस ऑप्शन के अनुसार। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? मोलस्क में जो आता है आपका आता है ऑक्टोपस, यानी कि ऑप्शन डी ऑक्टोपस, ये मोलस्क में आता है। ठीक है, तो ऑक्टोपस को ना हम डेविल फिश भी बोलते हैं। अभी क्वेश्चन आया कि डेविल फिश किसे कहा जाता है, तो ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो ऑक्टोपस है ना, इसके खून का रंग नीला होता है। किसके कारण ऐसा होता है? हीमोसाइनिन के कारण। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है और ये हीमोसाइनिन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो ये मोलस्क में आता है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या मछली होती है? नहीं, डॉल्फिन जो होती है ना, ये मैमल्स होती है आपकी। डॉल्फिन स्तनधारी वर्ग का प्राणी है, ये आप याद रखिएगा। समुद्री घोड़ा की बात करूँ तो ये आपका मछली वर्ग में आता है, आपका मछली वर्ग, फिश वर्ग में आता है। ठीक है, मछली वर्ग में। और एक बचा आपका किंग क्रैब। किंग क्रैब मतलब क्या होता है? ये होता है आपका केकड़ा, तो ये आर्थ्रोपोडा में आता है, आर्थ्रोपोडा। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ये डॉल्फिन वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये जरूर याद रखना, ये डॉल्फिन बहुत आती है एग्जाम में। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, क्या कहा गया है? भारत के किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो डायमंड हार्बर दोस्तों किसको कहा गया है? कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और ये जो बंदरगाह ना, ये हुगली नदी के मतलब मुहाने पर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका कोची। कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। जो कोची बंदरगाह है, इसको अरब सागर की रानी कहा गया है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आएगा। अरब सागर की रानी किसको कहा गया? कोचीन को कहा जाता है अरब सागर की रानी। क्लियर दोस्तों? अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना आपको ध्यान देना है, एक है आपका पोर्ट ब्लेयर। ये जो पोर्ट ब्लेयर है ना, ये अंडमान निकोबार में आता है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो 2021 में खेला गया था में कांस्य पदक जीता था? दोस्तों 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था, ये टोक्यो में हुआ था और इसमें कांस्य पदक जीता था पीवी सिंधु ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु ना लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। 2016 के रियो ओलंपिक में जीता था, और ये जो अभी ओलंपिक हुए थे 20 वाले 21 में खेले गए थे, कोरोना के कारण पोस्टपोन हो गए थे ये, तो इसमें भी इन्होंने पदक जीता था। तो पीवी सिंधु ये ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जो यहाँ पे लिखा है नीरज चोपड़ा। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड जीता था, और वो गोल्ड किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में भारत को गोल्ड दिलाया था। याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉज़ेन में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस शहर में है? लॉज़ेन शहर में है। ठीक है, लॉज़ेन जो है ये स्विट्जरलैंड में आता है, इसको लुजाने भी बोलते हैं। क्लियर? चलिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन कीजिए। दोस्तों सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सोडियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, सोडियम को हम किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं। मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर? और सोडियम धातु जो होती है ना, इसका लैटिन नाम नेट्रियम होता है। कभी क्वेश्चन आए कि सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम होता है, याद रखिएगा। क्लियर? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया जस्ता। जस्ता ये जिंक होती है। ठीक है, और इसका एक अयस्क याद रखिएगा, कैलेमाइन। ये बहुत आता है आपके एग्जाम में। कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो जस्ते का अयस्क है कैलेमाइन। क्लियर? अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया तांबा। तांबे का अयस्क क्या होता है? क्यूपराइट होता है। और भारत में ना तांबे की खान है खेतड़ी में। राजस्थान में झुंझुनू जिले में एक जगह है खेतड़ी, तो खेतड़ी की खान क्यों प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अनुच्छेद 40 के में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों का गठन कर सकती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये अनुच्छेद 40 में लिखा गया है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया अनुच्छेद 50, इसमें क्या है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका
एक दूसरे से पृथक है, तो ये कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 के तहत होती है। उसके बाद में अनुच्छेद 30 ये अल्पसंख्यक लोगों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का प्रावधान करता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए भारत में संविधान दिवस कब होता है, 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। और भारत का संविधान किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान अपने हाथ से लिखा है, ओरिजिनल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में किस पशु को शुभंकर बनाया गया था। दोस्तों 2011 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें शुभंकर था हाथी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों वैसे आपको क्या पता है कि विश्व हाथी दिवस कब होता है, तो 12 अगस्त को दुनिया में विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा हाथियों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब की गई थी, 1992 में। 1992 में प्रोजेक्ट हाथी भारत में शुरू किया गया था। और हमारे संविधान का शुभंकर भी एक हाथी था। याद रखना कि संविधान का शुभंकर क्या था, संविधान का शुभंकर हाथी था। ठीक है, ये तो हो गई इस हाथी पे बात। अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 किसने जीता था, दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड कप जो 2011 हुआ था, इसका फाइनल मुंबई में हुआ था। श्रीलंका को हराया गया। ठीक है, श्रीलंका को हराने के बाद में मतलब हाँ, किसने जीता था, भारत ने। तो 2011 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था श्रीलंका को हरा के। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है बाघ। अगर आपसे पूछे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है, दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो होती है 1973 में हुई थी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोज पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। दोस्तों अभिनंदन सरोज पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये एक डांसर है अपर्णा सतीशन को दिया गया था। और ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों करती है। कुचिपुड़ी भी करती है और ये भरतनाट्यम भी करती है, अपर्णा सतीशन, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में रखा गया है, 8 ऐसे डांस हैं जिनको क्लासिकल डांस बनाया गया है। जैसे कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के हैं, कथक उत्तर प्रदेश का है, सतरिया असम का है, ओडिसी है उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का। तो इस प्रकार 8 ऐसे डांस हैं जिनको क्लासिकल डांस की संज्ञा दी गई है। क्लियर। नेक्स्ट पर क्यों चलते हैं, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया है। दोस्तों दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक जो लाया गया वो किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब, गृह मंत्रालय के द्वारा ये पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, मैं बात करूँ दिल्ली के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली को एनसीटी का दर्जा कब दिया गया था, तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट में पूछा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्यों चलते हैं, निम्नलिखित में से औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का उदाहरण कौन सा है। अच्छा, औरंगजेब ने कौन सी चीज़ बनवाई थी, दोस्तों आप याद रखिएगा, दिल्ली की जो मोती मस्जिद है ना, वो औरंगजेब ने बनवाई थी। तो मोती मस्जिद दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, औरंगजेब को ना एक उपाधि याद है ना, आलमगीर। औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इन्हें ये धारण की। और ये बीड़ा बजाने में बहुत ज़्यादा कुशल है। औरंगजेब बीड़ा बजाता है। सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब की सेना में थे, ये आप याद रखना। इसको क्या और बोलते हैं, ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, तो यह भी आप याद रखिएगा। और औरंगजेब जो है, इसकी पत्नी थी आपकी राबिया दौरानी। इसका मकबरा है आपका औरंगाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका कुतुब मीनार। क्या आपको पता है कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाई गई थी, बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, उनकी याद में कुतुब मीनार बनवाई गई है। नेक्स्ट आपका आर्थिक प्रबुद्ध मंडल यानी कि थिंक टैंक भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र CMIE के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई। तो दोस्तों 2022 तक सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर की हम बात करें तो पहले स्थान पर कौन था इसमें, और पहले स्थान पर था हरियाणा, दूसरे पे आपका राजस्थान था, तीसरे पे आपका त्रिपुरा था। तो पहले स्थान पे था आपका हरियाणा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हरियाणा जो था ये पहले स्थान पे था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अच्छा, वैसे हरियाणा का ना मैं आपको एक डांस बताना चाहता हूँ, देखो रट लेना, इसी डांस बहुत आता है हरियाणा का। ये है आपका लूर कहाँ का डांस है, तो हरियाणा का डांस है। ठीक है, याद रखिएगा। और हरियाणा में एक शहर है आपका करनाल में भारत का राष्ट्रीय
डेयरी अनुसंधान केंद्र है? भारत में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये करनाल में, हरियाणा में, याद रखिएगा। भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का नाम क्या है? दोस्तों, अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री। ए शॉट एट हिस्ट्री, ये आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन अभी दिखाऊंगा, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ए शॉट एट हिस्ट्री, ये किसकी आत्मकथा का नाम है? तो अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का नाम है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अभिनव बिंद्रा कौन है? दोस्तों, भारत में सबसे पहला व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल, और वो भी कौन सा? गोल्ड मेडल। तो भारत में सबसे पहला व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड मेडल जो जीता, वो अभिनव बिंद्रा ने ही जीता था। ठीक है, ये रिकॉर्ड है कि भारत में सबसे पहला जो स्वर्ण पदक भारत को दिलाया ओलंपिक में व्यक्तिगत कैटेगरी में, वो अभिनव बिंद्रा ने 2008 में शूटिंग में, जो बीजिंग में ओलंपिक हुए थे, उसमें इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इनकी आत्मकथा का नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री। क्लियर। नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर लिखे गए इसके ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन डी, ए शॉट एट हिस्ट्री। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, सन 1527 में खानबाग के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? दोस्तों ध्यान रखना, खानबाग का युद्ध 1527 ईस्वी में, ठीक है। तो खानबाग के युद्ध के बाद जो मतलब गाजी की उपाधि धारण की थी, वो की थी बाबर ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, बाबर। ठीक है दोस्तों बाबर जो है ना, ये मुगल वंश का संस्थापक है भारत में। और पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इसने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी, याद रखिएगा। बाबर जो है ना, बाबर को और क्या बोला जाता है, बाबर ने एक उपाधि धारण की थी, कलंदर की उपाधि। बाबर को कलंदर की उपाधि भी दी गई है, ये आप याद रखिएगा। बाबर का जो मकबरा है वो पहले आगरा में था, फिर बाद में इसको काबुल में दफनाया गया था, याद रखना इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका हुमायूं। एक चीज़ ध्यान रखना, हुमायूं जो है इसने दिल्ली में दीनपना नगर की स्थापना की थी। हुमायूं ने दिल्ली में दीनपना नगर की स्थापना की थी। बाबर का बेटा हुमायूं, और इसकी मृत्यु के बाद मुगल वंश की गद्दी पर बैठता है। और जो हुमायूं है ना, इसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की डेथ हो गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? दोस्तों, कौन सा ऐसा मौर्य शासक हुआ जिसको यूनानी लोग अमित्रघात कहते थे? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों बिंदुसार जो है ना, ये कौन से वंश का राजा है? ये मौर्य वंश का राजा है। बिंदुसार मौर्य वंश का राजा है, चंद्रगुप्त का बेटा होता है। और चंद्रगुप्त के बाद में जो मौर्य वंश की गद्दी संभालता है, वो बिंदुसार ही संभालता है। और बिंदुसार के बाद में अशोक आता है, अशोक के बाद में कुणाल आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त। और इसका जो मतलब दरबारी का भी है, वो हरिशेन है। और हरिशेन क्या लिखता है? हरिशेन ने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया एक ऑप्शन में कनिष्क, सन 78 ईस्वी में। तो 78 AD में भारत में शक संवत की शुरुआत होती है। और शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई है, ये आप जरूर याद रखिएगा। कनिष्क जो है, ये कुषाण वंश का राजा है। और इसके काल में भारत में चौथी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। ठीक है, जब बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा, हीनयान और महायान में, तो वो बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? कनिष्क के टाइम में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्यों चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ध्यान रखना, सबसे अधिक जनसंख्या, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश जो है 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। एक चीज़ ध्यान रखना, मतलब भारत की 16.5% आबादी किस राज्य में रहती है? तो भारत में 16.5% आबादी यूपी में रहती है अकेले, याद रखना। यूपी के बाद जो दूसरे स्थान पे आता है, वो किसका स्थान है? यूपी के बाद दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र के बाद बिहार का है। तो सबसे पहला यूपी, उसके बाद में आपका महाराष्ट्र, और फिर आपका बिहार। तो ये 3 राज्यों का क्रम आपको याद रखना। चौथा अगर आपसे पूछे तो वेस्ट बंगाल। ये भारत के 4 राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना जो थी, ये भारत की 15वीं जनगणना है, ये भी आप याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी होता है। ठीक है,
जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अप्रैल 2022 में आसनसोल पश्चिम बंगाल उपचुनाव में टीएमसी का कौन सा उम्मीदवार है जिसने जीत हासिल की है? दोस्तों असम के आसनसोल से जो मतलब चुनाव जीता है वो शत्रुघ्न सिन्हा ने जीता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, शत्रुघ्न सिन्हा। दोस्तों क्या आपको पता है कि शत्रुघ्न सिन्हा की आत्मकथा का नाम क्या है? शत्रुघ्न सिन्हा की आत्मकथा का नाम है खामोश, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, इसकी आत्मकथा का नाम क्या है? माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, ये पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है उनकी आत्मकथा का नाम है, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है क्लोरोफिल। ऑप्शन सी। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु होती है? जवाब होगा मैग्नीशियम होती है। ठीक है, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम होती है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक लिखा गया करक्यूमिन। करक्यूमिन किस में होता है? हल्दी में होता है। करक्यूमिन जो केमिकल होता है ये हल्दी में पाया जाता है। लेक्टिन जो है ये दूध में होता है। क्वेश्चन संख्या 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 17 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजाराम मोहन राय ने की थी? दोस्तों राजाराम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है 1828 ईस्वी में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय ने की थी 1828 में, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई है दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज की बात करें तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के सहयोगी और जैसे आपके उनके साथ कौन थे? रानाडे थे, आपके देवेंद्र नाथ ठाकुर थे, इन लोग के द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों। अकाली दल 1920 में बनाया गया था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जो राजाराम मोहन राय है ना, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई। राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है और इन्होंने एक चीज़ ध्यान रखना, मतलब भारत में सती प्रथा का अंत भी करवाया था। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट आपका निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों निशा गांधी उत्सव की बात करें तो ये केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। केरल का क्या और भी त्यौहार है आपको जो याद रखना है? हाँ, केरल का एक त्यौहार आपका ओणम, ये बहुत आता है। और केरल में एक त्यौहार आपको और याद रखना, त्रिशूर पूरम, बड़कुनाथन मंदिर में होता है ये त्रिशूर पूरम, ये भी बहुत आता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, केरल में ना एक नेशनल पार्क भी आप याद रखिएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये भारत में कहाँ पर है? तो केरल में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व ये भारत में केरल राज्य में है। ठीक है। और केरल में जो डांस है ना, कथकली, कली वाले जितने भी डांस हैं वो केरल में होते हैं। कथकली, पुली कली, परिचा कली, कैकोटिट कली, कोल कली, मरगम कली, ये सारे कली वाले डांस केरल में होते हैं। ठीक है। और केरल में भारत की सबसे पढ़ी लिखी जनसंख्या रहती है, इसकी साक्षरता दर लगभग 94% है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, केरल का नया साल क्या होता है? विशु। केरल का नया साल विशु कहलाता है, याद रखना इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि अपवाद को छोड़कर विधानसभा की सीटों की संख्या न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60, और अधिकतम कितनी हो सकती है? 500, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका भारत और श्रीलंका के बीच बीच टापुओं के एक समूह को कौन सा चीज़ जोड़ती है? दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच एडम्स सेतु, अर्थात इसको राम सेतु भी कहा जाता है, इसको बाबा आदम का पुल भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, एडम ब्रिज जो है ये भारत और श्रीलंका को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये जो एडम सेतु है ना, ये आपका तमिलनाडु में आता है। ठीक है। और रामेश्वरम द्वीप, देखो ऐसे मान लीजिए ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है और ये आपका श्रीलंका, तो ये यहाँ आता है आपका, ये जो मैंने डॉट डॉट किया है। ठीक है। तो ये आपका रामेश्वरम द्वीप और जो आपका श्रीलंका है उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, मन्नार द्वीप पर स्थित है ये, जरूर आप याद रखिएगा इसको। चलिए अगले प्रश्न की। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बारे में मैं आपकी एक चीज़ और बता दूं, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने पुरम कोट्टे।
तो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे ये श्रीलंका की राजधानी है, मुद्रा रुपया है। और श्रीलंका की राजभाषा जरूर याद रखना सिंगली, श्रीलंका की राजभाषा सिंगली है। ये बहुत आता है एग्जाम में, कई बार पूछा जा चुका है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 21 क्या कहता है, निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? गदर पार्टी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में की गई थी और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। ये आप जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस का गठन किया गया था और ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, एक यहाँ पे लिखा गया भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कब बनी थी? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को बनी है। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को बनी है। वर्तमान में भारत में जिस पार्टी की सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी है। याद रखना, इसके बारे में पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। क्यों आया था? तो ये प्रांतों में जो द्वैत शासन लागू किया गया था उस पर रिपोर्ट बनाने आया था। ठीक है, और इसको बाइट कमीशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसे 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था? दोस्तों, 1956 में जो बनाया गया था वो बनाया गया था आपका LIC को। LIC 1956 में बनी है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? क्वेश्चन संख्या 22, इसका ऑप्शन बनता है आपका LIC। तो इसमें देख लेते हैं कहाँ पे, तो ये है आपका भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम। और इसका मुख्यालय कहाँ पर? LIC का मुंबई में तो है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? योगच्छ वहामयम। भारतीय जीवन बीमा निगम का आदर्श वाक्य क्या है? योगच्छ वहामयम। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपी पुलिस के एग्जाम में आया था, तो ये आप याद रखिएगा। LIC का आदर्श वाक्य है योगच्छ वहामयम। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो LIC है ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, चलो कमेंट में लिख के बताइएगा। LIC किस मंत्रालय के अधीन है? भारतीय जीवन बीमा निगम किस मंत्रालय के अधीन आता है? नेक्स्ट आपका, प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगो मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? तो दोस्तों, ऐ मेरे वतन के लोगो जो प्रसिद्ध गीत है ना, ये लता मंगेशकर ने गाया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया है। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, मोना एक ऐसे महासागर के बारे में बात करती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। इस महासागर का नाम क्या है? दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करने वाला महासागर, तो अटलांटिक महासागर है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अटलांटिक महासागर ये यूरोप को किससे अलग करता है? ये उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। ठीक है दोस्तों, और अटलांटिक महासागर ना, इसका आकार पूछे तो एस अक्षर के समान है। अटलांटिक महासागर जो है ये इसका आकार एस अक्षर के समान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया हिंद महासागर। हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर है, ये आप याद रखिएगा। और ये दुनिया का तीसरा बड़ा महासागर है। पैसिफिक की मैं बात करूँ, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी की एक सीरीज है जिसको बोला जाता है रिंग्स ऑफ फायर। तो रिंग्स ऑफ फायर ये ज्वालामुखी की सबसे बड़ी श्रृंखला है, ये प्रशांत महासागर में आती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, विश्व महासागर दिवस कब होता है? 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस, 8 जून। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 25, पंथी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, पंथी जो डांस है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ का डांस है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। छत्तीसगढ़ का एक डांस और याद ना, पंडवानी। पंडवानी बहुत आता है सर एग्जाम में। और एक है आपका राउत नाचा। राउत नाचा ये भी बहुत पूछेगा आपके एग्जाम में। तो ये सारे डांस आपके छत्तीसगढ़ के हैं। महाराष्ट्र के लावड़ी डांस है महाराष्ट्र में। लावड़ी के साथ साथ कोली डांस याद रखिएगा महाराष्ट्र में। और तमाशा डांस याद रखिएगा महाराष्ट्र में। धांगरी गाजा याद रखिएगा महाराष्ट्र में। पंजाब में भांगड़ा है, भांगड़ा पुरुष करते हैं। और गिद्दा है, गिद्दा महिलाएं करती हैं। ये सारे डांस आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये था आज का मॉक टेस्ट स्पेशल। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।